प्रियांशु, मेरी आवाज आ रही है? क्या बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार क्लियर करो, क्या बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यहाँ पर लिखे वर्ड शब्द आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? लिखे हुए शब्द आपको स्पष्ट है कि नहीं? एक बार क्लियर कर दो बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। SGXYZ, बिग फैन सर, वेलकम बच्चों, वेलकम, आपका स्वागत है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। भीम सर, भीम जी, चलिए देखिए, हम कल कुछ स्टार्ट किए थे यहाँ से, लास्ट टॉपिक आपको छोड़े थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर तक हो गया। तो शायद हमारा आज कोशिका का आकार वाला स्टार्ट करना है। कोशिका के आकार को एक्सप्लेन करना है कि सभी कोशिका एक ही आकृति की होती हैं, एक ही आकार के होते हैं, या फिर कुछ अलगाव भी उसमें होता है, कुछ चेंजेस या बदलाव भी होता है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बच्चों। पहले पिछला कुछ रिवाइज करा देते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट आज वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पिछला वाला रिवाइज करा देते हैं, आज वाले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिएगा, पादप और जंतु कोशिका में हम अंतर बताए थे कल, पिछली क्लास में पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताए थे, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों आपको बताए थे कि पादप कोशिकाओं में, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, मतलब हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बताए थे रिक्तिका, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। रिक्तिका बड़ी क्यों होती है ये भी बताए थे, क्योंकि पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि जंतुओं को जल की आवश्यकता कम होती है, इसलिए उसमें रिक्तिका का अभाव होता है। अगर होगा तो बहुत सूक्ष्म होगी, अन्यथा रिक्तिका का अभाव होता है, ठीक है? नेक्स्ट अगला है, द्रव पदार्थ का अवशोषण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। सभी पादप कोशिका में जो द्रव पदार्थ होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, उनकी अवशोषण क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, जबकि जंतु कोशिका में जो द्रव पदार्थ होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, उसमें अवशोषण की क्षमता थोड़ी सी कम होती है इसकी तुलना में। आपको यहाँ पे ये भी बताए थे कि जो द्रव पदार्थ का अवशोषण अधिकतर होता है वो पौधों की जड़ों द्वारा होता है। पौधों में पाई जाती है मूल रोम, पौधों में पाई जाती है मूल रोम। हाँ, बीच बीच में कुछ आपको चमकीला दिखाई दे रहा होगा, बीच बीच में कुछ चमकीला दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, थोड़ा सा उसको सही कर देते हैं। बीच बीच में आपको कुछ चमकीला से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लाइटें भी है ना, इसीलिए कुछ ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पादप कोशिका के जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है, इसमें द्रव की अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी जड़ें जल का अवशोषण करते हैं मूल रोमों द्वारा। हमारे जंतु कोशिका में मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, फिर जंतु शरीर में मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जल का अवशोषण कम होता है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसमें भोजन का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए जल का अवशोषण इसमें ज्यादा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है, जबकि जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और बनी किसकी होती है? तो बच्चों याद रखना, सेलुलोज की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है सेलुलोज, जो कि जटिल फॉर्म में होता है और इसका पाचन सभी जंतु नहीं कर सकते। जितने भी जंतु हैं, मतलब कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य इसका पाचन नहीं कर सकते, जबकि बड़े जानवर हैं जिसको हम मवेशी कहते हैं, मवेशी मतलब पालतू जानवर, वो लोग इनका पाचन कर सकते हैं, ठीक है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा आपका कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, और कोशिका झिल्ली उसमें जो पाया जाएगा वो प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है बच्चों? प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, उसमें उपस्थित होता है, इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। और एक बताए थे सेंट्रोसोम, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम अर्थात तारक काय पाया जाएगा, जबकि पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है।
इसमें कोशिका विभाजन, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन की अगर क्षमता होती है तो सेल प्लेट द्वारा होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है बच्चों? तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होती हैं वो प्राथमिक कोशिका कहलाती हैं, अर्थात जीवन की उत्पत्ति ही हमारी प्राथमिक कोशिका से होती है। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर कोई जन्म लिया था तो वो है सभी प्रकार के बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया हैं वो सब के सब कैसी कोशिकाएं होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कुछ प्लांट में भी जैसे उसका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसको हम कहते हैं कौन है भैया? ठीक है, आगे देखिएगा भैया, सेलुलोज नहीं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, आगे देखिए। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है आकार में छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी, जब हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत जब हुआ था तब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती थी। अभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, याद रखना, अभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करेंगे तो सभी जितने भी जीवों को आप देख पाते हैं, नग्न आंखों से जितने भी जीवों को देख पाते हैं, सब के सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट है, कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियोइड होता है, इसमें न्यूक्लिक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए और आरएनए कोशिका का न्यूक्लिक मटेरियल होता है। आगे है, केंद्रकीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है, इसमें न्यूक्लियर झिल्ली, केंद्रकीय भाग जो होता है न्यूक्लियर झिल्ली या फिर केंद्रक झिल्ली द्वारा ये घिरा होता है, केंद्रक मटेरियल। आगे देखते हैं, केंद्रक अनुपस्थित, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। एक चीज और याद रखना, हमारी कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को दो आधार पर, एक आधार पर बांटा गया है, वो कौन सा है? केंद्रक के आधार पर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसी आधार पर इस कोशिका को दो भागों में बांटा गया था। एक और बताया था कि सभी जीवों को कोशिका के आधार पर बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव स्टार्टिंग में बताए थे। नेक्स्ट है, झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इसमें जो भी कोशिकांग होंगे वो अनुपस्थित होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग उपस्थित होंगे। सर बोलोगे सर कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में? तो बच्चों याद रखना, हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे आपका अंतःद्रव्य जालिका होता है, गल्जिका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सभी कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। क्लियर है? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन। इसमें आपको बताया था कि इसमें कोशिका विभाजन की जो क्षमता होती है वो कोशिका विभाजन होता है। इस विखंडन और विभाजन को, इस दोनों को छोड़कर आपको बताए थे कि इसमें कोशिका विभाजन होता है समसूत्री। किसके द्वारा होता है बच्चों? समसूत्री द्वारा होता है और असूत्री द्वारा होता है। समसूत्री और असूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन समसूत्री तो होता ही है, साथ ही साथ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्लियर है? अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें। हाय सूर्यांश, आजा भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा पूरे इस वीडियो को, जिससे कि और लोग भी जुड़ सके। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सब लोग बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आज हमें यहाँ से शुरू करना है आकार देखना है। थैंक यू थैंक्स बच्चों। आगे देखते हैं, आकार देखते हैं कि कोशिका का आकार। आप लोगों को बताए थे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो बच्चों शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा एक ऐसी कोशिका होती है जिसको हम नग्न आंखों से देख पाते हैं। उसको नग्न आंखों से देखने का मतलब हम बिना लेंस की सहायता से उस अंडे को, एक कोशिका को देख सकते हैं। लगभग उसकी माप होती है 15 सेंटीमीटर उसकी माप होती है। 15 सेंटीमीटर आप जानते हो कि छोटी सी जो स्केल होती है, छोटी पटरी जो होती है 15 सेंटीमीटर वाली, उतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो एक ऐसी कोशिका होती है जिसको हम नग्न आंखों से देख पाते हैं। बाकी सारे अंडे जो छोटे छोटे होते हैं वो सब भी एक कोशिका हैं, लेकिन
वो सबसे बड़ी कोशिका नहीं है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी बच्चों? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे बात करेंगे आकार में सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है बच्चों? माइकोप्लाज्मा की। आगे देखते हैं यहाँ पर कोशिकाओं के विभिन्न आकार व आकृति होती है। जितनी भी संसार में जितनी भी कोशिकाएं होती, चाहे पादप की हो चाहे जंतु की हो, उनकी जो आकृति और आकार होता है विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। सभी कोशिकाएं कैसी होती है? सामान्यतः अंडाकार होती हैं, लंबाकार होती है, स्तंभाकार होती है और डिस्क के आकार की भी होती है। डिस्क शेप बोले तो कैसे जानते हो आप लोग? हाँ सूर्यांश, अंडा केवल एक कोशिका होता है। जितने भी अंडे होते हैं वो एक कोशिका होती है, सिंगल सेल होती है, ठीक है। उसी को हम नग्न आंखों से देख पाते हैं, बाकी किसी भी कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। उनके अगर कोशिकाओं को हमें देखना है तो हमें सूक्ष्मदर्शी की या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं कौन से आकार में होती है हमारी कोशिका, क्योंकि हम देख रहे हैं कोशिका के आकार और आकृति। तो कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, सभी कोशिकाएं कैसी होती है? अधिकांशतः अंडाकार होती हैं। लंबाकार होती है, मतलब कुछ कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं। ये आपको बताएंगे हम लंबी कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे आपका बताए थे कल, तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है, लगभग 1 मीटर की लंबी होती है, उसकी 1 मीटर उसकी लंबाई होती है तंत्रिका कोशिका की। स्तंभाकार होती है, स्तंभ के समान अर्थात एक पिलर शेप में कोशिकाएं होती है, जिसको हम कहते हैं स्तंभाकार को सेल्स, ठीक है। 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखिएगा, स्तंभाकार डिस्क के आकार की भी हो सकती हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि लंबी होती है, स्तंभाकार होती हैं और डिस्क के शेप में हो सकती हैं। आगे देखिएगा, कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। हमारी जो कोशिकाएं होती है विभिन्न प्रकार की, विभिन्न आकार की होती हैं, उनकी जो कार्य है उन कार्य पर निर्भर करता है कि उनकी कोशिकाएं कैसी होंगी, लंबी होंगी कि चपटी होंगी कि गोल होंगी कि स्तंभाकार होंगी। ये डिपेंड करता है उनके कार्य पर, ठीक है। कोशिकाओं के कार्य पर डिपेंड करता है। चलिएगा आगे देखिएगा बच्चों, विभिन्न जीवों, पादप और जंतु। हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार के जंतु जीव पाए जाते हैं? तो पादप और जंतु, 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक होता है पादप, दूसरा होते हैं जंतु। जंतु अर्थात सभी जीव जानवर की कोशिकाएं विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती हैं। हमारे पादप और जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न आकार होती हैं और प्रकार की भी अलग अलग होती है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। अभी आपको बताएं कि कुछ कोशिकाएं होती है सूक्ष्मदर्शी होती हैं। सूक्ष्मदर्शी अर्थात उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कुछ कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, जबकि कुछ कोशिकाओं को हम नंगी आंखों से या नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो बच्चों याद रखना, सभी कौन सी कोशिकाएं हैं? सभी एक कोशिकीय जीव, सभी एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक कोशिकीय जीव को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है। इनकी संरचना बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसलिए इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हमें नग्न आंखों से देखना है, तो नग्न आंखों से देखना है तो हमें क्या चाहिए? इस कोशिका की आकृति जो होती है थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जैसे आप जानते हो कि अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। विकास गुप्ता जी, वेलकम जी, स्वागत है आपका भी। आगे देखिएगा बच्चों, इनका आकार जो होता है, इनका आकार 0.2, यहाँ पर याद रखना बच्चों, 0.2 की छोड़कर यहाँ पर 0.1 म्यूएम। म्यूएम मतलब होता है कि माइक्रोन मीटर। क्या होता है? म्यूएम का मतलब होता है माइक्रोन मीटर। तो कुछ कोशिकाएं होती है 0.1 माइक्रोन मीटर की होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप जानते हो कि माइकोप्लाज्मा। हाँ सर, थोड़ा सा चमक रहा है, थोड़ा सा लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है। लाइटिंग जो है इस पर चमक रहा है, और लाइटिंग नहीं रहेगी तो हम दिखेंगे नहीं, अंधेरे, आप पूरी तरह से काले काले दिखाई देंगे, ठीक है। लाइटिंग नहीं रहेगी तो थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, और लाइटिंग होना थोड़ा सा ज़रूरी भी है। चलिए आगे देखते हैं।
तो सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो 0.1 माइक्रोन मीटर से 18 सेंटीमीटर तक होती है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है लगभग 18 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। बड़े सबसे बड़ा जो कोशिका होते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप लोग कॉपी बनाते चलना, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। अगर ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको समझा दें, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, आगे देखिएगा। ये तो हो गया था आपका यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था 0.1 से 18 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर जो 2 लिखा है यहाँ पर 1 लिख लेना, यहाँ पर 1 लिख लेना। आगे देखना, एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोन मीटर तक होता है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि नहीं? बहुकोशिकीय जीव जिनको हम नग्न आंखों से देख पाते हैं ऐसे। ओके सर, बट बहुत अच्छा लग रहा है सर, यदि आप ऐसे ही रात भर पढ़ाए तो हम सब पढ़ते रहेंगे। वाह भाई विकास जी, हमें रात भर मारना चाहते हो क्या? अभी खाना वाना नहीं खाए भैया? खाना भी नहीं खाए, हम लाइव आ गए हैं, 7:30 का टाइम था। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखिएगा। एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोन मीटर तक होता है। हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से देख पाते हैं, ऐसे जीव जिनको हम ऐसे खुली आंखों से देख पाते हैं, वो सब के सब बहुकोशिकीय जीव हैं। उनकी एक कोशिका की बात करेंगे। एक कोशिका की आकृति लगभग 2 से 120 माइक्रोन मीटर तक होती है। कितना बच्चों? 2 से 120 माइक्रोन मीटर तक होती है। मानव शरीर की, आप आगे देखना यहाँ पर, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की ठीक है विकास जी, आपका बायो बहुत मजबूत कर देंगे हम। चलिए आप लोग तो खाते हुए देख लोगे, हम तो खाते हुए पढ़ा भी नहीं पाएंगे। आगे देखिएगा बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका संसार की, बच्चों संसार की सबसे बड़ी कोशिका, ये दोनों के दोनों कैसे हैं तो याद रखना, संसार की, हमारे वर्ल्ड की, WORLD, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना होता है इसका शेप? 15 सेंटीमीटर लंबा व 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कितना बच्चों? 15 सेंटीमीटर लंबा, उसकी जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। जबकि चौड़ाई जो होती है, ये देखो मान लेते हैं अंडा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है ये कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। जबकि चौड़ाई की बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो होती है 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 13 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। आगे है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, 0.1 एंगस्ट्राम। ठीक है, कितनी होती है इसकी आकृति? 0.1 एंगस्ट्राम। ये 1 mm का 10वां भाग होता है बच्चों, 1 mm का 10वां भाग। अगर आप पटरी स्केल में देखे होंगे, सेंटीमीटर स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है बच्चों, सेंटीमीटर स्केल होता है, आप देखे होंगे। उसमें अगर 1 mm देखेंगे तो उसका 10वां भाग, 1 mm का 10वां भाग होता है कितना? 1 एंगस्ट्राम। 1 mm का 10वां भाग होता है 1 एंगस्ट्राम। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, अब आगे देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका किस में? मानव शरीर में। ठीक है, अब आगे जितना बताएंगे हम मानव में, मानव मतलब ह्यूमन में बच्चों, HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। लगभग इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1 मीटर तक होती है। ह्यूमन में पाई जाती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1 मीटर तक होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो बच्चों याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उसको कहते हैं हम अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है। अब ये अंडाणु पाया जहाँ पाया जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं OVUM, ओवम। ओवम पाया जाता है बच्चों फीमेल में, फीमेल में पाया जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका होती है, फीमेल मतलब स्त्री में, स्त्री में पाई जाती है सबसे बड़ी कोशिका। उनका जो अंडाणु होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है, फीमेल में पाया जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? आगे देखते हैं। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका हो गई तंत्रिका, सबसे बड़ी कोशिका हो गई अंडाणु। अब बात करते हैं सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है बच्चों, सबसे छोटी कोशिका जो होती है, तो याद रखना सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु।
नोट करते हुए चलना। शुक्राणु जो होता है इसको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म। क्लियर है बच्चों? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म होती है, स्पर्म। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और ये पाए कहाँ पर जाएगा? मेल में। किसमें पाया जाएगा बच्चों? मेल में, अर्थात पुरुष में, पुरुष में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो एक बार ओके कर दीजिए। हाँ सूर्यांश, शुक्राणु होता है, शुक्राणु होता है जो कि शुक्राणु होता है सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? शुक्राणु होती है। ये मनुष्य में मतलब कि इंसानों में पाई जाएगी, पुरुष में पाई जाएगी। जबकि स्त्री के सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। क्लियर है? क्लियर है? उसका शेप कितना होता है? 120 सेंटीमीटर, 120 माइक्रोन मीटर, 120 माइक्रोन मीटर अर्थात 120 माइक्रोन मीटर तक अंडाणु की कोशिका होती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम। इसको नोट करते हुए चलिएगा बच्चों, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? इसको एक बार नोट कर लो सब लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप लोग 10 लोग जुड़े हुए, लाइक आप लोग 9 ही लोग किए हो। सर मिटाइएगा नहीं सर जी, ये बताओ वीडियो लोड करेंगे ना सर? हाँ जी विकास जी, वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, वीडियो अपलोड भी होगी, चिंता ना करिएगा, वीडियो अपलोड भी होगी। नोट करते हुए चलिएगा बच्चों। चलिए इसे इरेज कर रहे हैं इसको। वीडियो अपलोड भी होगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में, रिपीट करो मेरे साथ। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर में? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में? अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बच्चे याद रखना, ये एक बैक्टीरिया की कोशिका होती है। किसकी? बैक्टीरिया की। एक बैक्टीरिया की कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका। और एक बात पॉइंट करके नोट करके लिख लेना, नोट करके, कि संसार में सबसे छोटा जीव, संसार का सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा होता है। संसार का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होता है। संसार का सबसे छोटा जीव कौन सा होता है बच्चों? माइकोप्लाज्मा होता है। प्रियांशु चमक रहा है क्या बच्चों? संसार की सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पर जो है लिखा है 13 सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ पर जो चमक रहा है ये 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है? 13 सेंटीमीटर रिपीट कर दे रहे हैं। प्रियांशु यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिखा है बच्चों। आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, हमारी जो कोशिका होते हैं इसके भाग, किसके? कोशिका के भाग। मुख्य हमारे जो कोशिका का जीवित पदार्थ होता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों याद रखना, सामान्यतः कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने? हमारी कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जैसे ये हमारी एक कोशिका हो गई, क्या हो गई बच्चों? एक कोशिका हो गई, ठीक है? हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं या फिर पेड़ पौधों के शरीर की बात कर रहे हैं, तो उनमें कोशिका के जो होते हैं मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी जो आवरण होता है इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका झिल्ली। याद रखना इसको, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। बाहर वाली जो कोशिका, बाहर वाली जो परत होती है, लेयर होती है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इंग्लिश में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। हाँ राजेंद्र जी, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, बैक्टीरिया भी एक प्रकार की कोशिका है। आप आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में भी, ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखिएगा, पहला टाइप से कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली। ये हमारी कोशिका का मुख्य भाग होता है जिसकी वजह से हमारी कोशिकाएं जीवित रहती हैं। अगर कोशिका का कोई जीवित पदार्थ है तो वो होता है, तीनों होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक। दूसरा भाग होता है हमारी कोशिका का जीवित पदार्थ जो होता है वो केंद्रक होता है। कोशिका के कितने भाग हो गए बच्चों? तो ये 2 भाग हो गए। तीसरा भाग जो होता है ये हमारी कोशिका है, इसमें कुछ मटेरियल भरे रहेंगे, कुछ द्रव्य, कुछ पदार्थ, लिक्विड मटेरियल भरे रहेंगे। इस मटेरियल को कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो हमारी कोशिका के कितने भाग हो गए? 3 भाग। पहला कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, तीनों कहते हैं इसको, ठीक है? नेक्स्ट है केंद्रक। दूसरा भाग हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। बीच में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है केंद्रक।
सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित भी रहता है, याद रखना, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित रहता है। थर्ड है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं हम बच्चों? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारी कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। 3 भाग हो गए, क्लियर है। सबसे बाहरी वाली संरचना कोशिका झिल्ली, सब उसके बीच वाली संरचना केंद्रक, उसके बाद जो द्रव भरा रहता है, इनमें जो द्रव भरा रहता है इसको द्रव को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हाँ जी विकास जी, ये झिल्ली हमारे अंदर भी पाई जाती है। जितनी हमारी कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर की, जंतु शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है, सब में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, सब में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। हमारे शरीर में पाया जाता है जीव द्रव्य भी पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर बच्चों क्या पाया जाएगा? इसको यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं। केंद्रक के अंदर पाया जाएगा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाएगा बच्चों? केंद्रक द्रव्य। कोशिका के अंदर पाया जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य। इन दोनों को मिला देंगे तो हम एक वर्ड में कहते हैं हम जीव द्रव्य। क्या कहते हैं बच्चों? जीव द्रव्य। क्लियर है यहाँ तक? क्या कहते हैं इसको? जीव द्रव्य। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? एक बार क्लियर कर दो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारी कोशिका के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला बाहरी झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, बाहर वाली परत कोशिका झिल्ली, बीच वाला केंद्रक, सबसे अंदर सबसे जो लिक्विड पदार्थ होता है, तरल वाला होता है, इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा जीव द्रव्य। इन दोनों को मिला देंगे तो जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट्स दैट क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे चलते हैं। अब हम एक एक भाग चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, फिर उसके बाद केंद्रक, फिर कोशिका द्रव्य। ठीक है, आगे याद रखना हमारी कोशिका द्रव्य में बच्चों सभी कोशिकांग पाए जाते हैं हमारी कोशिका द्रव्य में ही। जितने भी प्रकार के कोशिकांग होते हैं, छोटे बड़े, बड़े और छोटे, सब के सब कोशिकांग कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। एक चीज और, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी इकाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब के सब कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और चित्र भी बनाते चलिएगा, चित्र भी बनाते चलिएगा, क्योंकि चित्र के द्वारा ही एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में हम चर्चा करते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में बिल्कुल डीपली क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिएगा। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा लेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन, 4 नाम हो गए इसके। किसको? कोशिका झिल्ली के। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली ही एक ऐसा भाग है जो कि जीवित पदार्थ होता है, लेकिन ये इसके 4 नाम है। आप लोग 1-2 नाम याद रखिएगा, 1-2 नाम जरूर है, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्लाज्मा लेमा जल्दी नहीं आता है, प्लाज्मा झिल्ली आता है या कोशिका झिल्ली आता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली आता है। आगे देखिएगा, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारिगम होती है जो कोशिका के अंदर या बाहर केवल कुछ पदार्थों का अंदर या बाहर आने जाने देती है। देखिएगा इसको, वर्णात्मक पारिगम होती है कुछ सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंट। ठीक है, केंद्रक द्रव्य सर फिर से बता दीजिए। ठीक है सोनू जी, देखिएगा केंद्रक द्रव्य। देखिए हमारी एक तो सिंपल सी ये जो कोशिका होती है, ये कोशिका हो गई। ठीक है, कोशिका बंद होता है एक झिल्ली द्वारा, इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसके बीच में एक भाग और पाया जाता है, इसको कहते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर एक लिक्विड तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या चीज? तरल पदार्थ पाया जाता है। इस भाग को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इस भाग को क्या कहेंगे बच्चों? केंद्रक द्रव्य। ये जो केंद्रक द्रव्य होता है, इसी केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए, जिसको हम गुणसूत्र भी कहते हैं। गुणसूत्र, डीएनए या जीन, जो भी कह दो उसको, वो कहाँ पर पाया जाता है? आपके केंद्रक द्रव्य में। केंद्रक के अंदर भी एक पदार्थ और पाया जाता है जिसको
आप लोग जानते हो कि क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागे, अभी केंद्रक के बारे में सोनू जी डिटेल में बताएंगे जब केंद्रक वाला पार्ट आएगा तब, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको कोशिका के भाग बता रहे हैं, किसके, कोशिका के भाग बता रहे हैं। तो कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसे हो सकता है अगले वाले पार्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन केंद्रक वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, यहां पर तो कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारिगम होती है। वर्णात्मक पारिगम मतलब होता है बच्चों चयन करके कुछ पदार्थों को आने देगी, कुछ पदार्थों को जाने देगी। क्या करती है कोशिका झिल्ली, इसमें से सारे पदार्थ आ जा नहीं सकते, सिर्फ कुछ ही पदार्थ आएंगे, कुछ पदार्थ जाएंगे, ठीक है। और वो कौन से पदार्थ आएंगे और जाएंगे, जो इस कोशिका झिल्ली के लिए और कोशिका के लिए लाभदायक होगा, उन्हीं पदार्थों को ये आने और जाने का मार्ग देती है। क्लियर है। वर्णात्मक पारिगम मतलब होता है चयनात्मक पुनरावशोषण, क्या कहते हैं, चयनात्मक पारदर्शक पारिगम कहते हैं। तो याद रखना इसको, वर्णात्मक पारिगम या फिर चयनात्मक पारिगम। चयनात्मक कुछ पदार्थों को आने देगी, कुछ पदार्थों को नहीं आने देगी, बस। जैसे एग्जांपल में आप लोग चाय पीते हो, चाय को छानी जाती है चाय छन्नी द्वारा, किसके द्वारा, चाय छन्नी द्वारा। जैसे आप चाय छन्नी को चाय छन्नी में डालते हो, तो वैसे चाय छन्नी जो होती है सिर्फ चाय को नीचे गिराती है, जबकि चाय के कुछ जो कार्य पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो चाय छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं, पूरी तरह से वो पार नहीं जाने देती हैं, ठीक है। उसको कहते हैं चयनात्मक पारिगम या फिर वर्णात्मक पारिगम, ठीक है सोनू जी, ठीक है बच्चों। वर्णात्मक पारिगम का मतलब समझ में आया। तो हमारी कोशिका झिल्ली काम कैसे करती है, तो वर्णात्मक पारिगम जैसे काम करती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर केवल कुछ पदार्थों को आने देगी और कुछ पदार्थों को जाने का मार्ग देती है। आगे देखते हैं, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के केंद्रक द्रव्य से अलग करती है। आगे देखिएगा, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, सिंपल सी एक ही कोशिका ये होगी बच्चों, ध्यान से देखना, एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, यहाँ पर जितनी है सबके सब आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि यह प्रत्येक कोशिका को, जितनी भी कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। इन सब में क्या कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाएगा, केंद्रक भी पाया जाएगा, केंद्रक सब के सब क्या है बच्चों, केंद्रक है। केंद्रक के बगल में कोशिका द्रव्य, ये भी कोशिका द्रव्य, सब में क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य। यहाँ पर देखना पॉइंट वाली बात क्या है इसमें, कि प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करने का काम करती है। कौन, हमारी कोशिका झिल्ली। ये देखो, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, इसके आसपास के जो कोशिका द्रव्य हैं, इन दोनों को अलग कर रही है कि नहीं, इस कोशिका के कोशिका द्रव्य को और इस कोशिका के कोशिका द्रव्य को, इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है कि नहीं हमारी कोशिका झिल्ली। क्लियर है, अलग करने का काम कर रही है। तो वही यहाँ पर चर्चा किया गया है कि यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। क्लियर है। आगे देखते हैं, यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। हमारी जो कोशिका झिल्ली है, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्लियर है, दोनों में ये पाई जाती है। आगे देखिएगा, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करते हुए चलिएगा, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आपकी एक प्यारी सी नोट्स भी तैयार हो जाए। अगर नोट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपको समझ में कहीं भी टॉपिक समझ में कम आ सकता है। चलिएगा आगे देखेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। यहाँ तक तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि यह जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। ये जो है 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन, कौन बच्चों, सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्या बच्चों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। किसके अनुसार इन्होंने प्रस्तुत किया था, कौन, सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में इस कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा क्या था कि यह लिपिड और प्रोटीन की परत होती है। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, यह लिपिड और
प्रोटीन की परत होती है। ये आपको कोशिका झिल्ली दिखाई दे रही है, ये किसकी होती है बच्चों? लिपिड और प्रोटीन की परत होती है। और प्रोटीन लिपिड की दो परतों के बीच में सैंडविच की भांति, किसके? सैंडविच की भांति धसी रहती है। कहोगे कैसे सर, समझ में नहीं आया? तो यहाँ पर आप कितने लोग हैं जो कि ब्रेड खाए हैं या सैंडविच खाए हैं? कितने लोग हैं जो कि सैंडविच खाए हैं? आप सबने देखा है। जैसे एक चीज और, सब लोगों ने ओड़ा पाव खाया है। क्या पाव को बीच से चीर कर उसमें ओड़ा भर देते हैं कि नहीं? ऐसे भर देते हैं कि नहीं? भर देते हैं। जब भरते हैं तो उसके बीच में जो दो पाव होता है, दोनों पाव के बीच में ओड़ा जो भरा होता है, वही होता है आपका सैंडविच की जैसा होता है। और जो किनारे किनारे वाले पाव होते हैं वो होते हैं लिपिड, और बीच वाला जो भाग होता है वो होता है प्रोटीन। तो वही यहाँ पर कहा गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेना यहाँ पर। एक परत ये आपको, ये एक परत ये हो जाती है क्योंकि आप प्रोटीन बना रहे हैं कोशिका झिल्ली। एक परत ये होती है, एक परत ये होती है, ठीक है। ये दो परत आपको दिखाई दे रही है, दो परत आपको क्लियर है कि नहीं? अब इन दोनों के बीच में ये हो गए लिपिड की परत। ये दोनों किसकी परत है? तो बच्चों याद रखना, लिपिड। ये दोनों लिपिड की परत होती हैं। अब लिपिड के परतों के बीच में आपका प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चों? प्रोटीन पाया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जिसमें प्रोटीन लिपिड के दो परतों के बीच सही तरह धसी रहती है। क्लियर है? क्लियर है प्रियांशु प्रजापति जी? आप जाया ना करिएगा, आपको क्लास मिस नहीं करना है। क्लास मिस करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। राजेश कुमार सेन, हाँ जी ठीक है जी। आइएगा आगे देखते हैं। आगे देखना बच्चों, तो 75 इसकी जो मोटाई होती है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी प्रोटीन के कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली की ये ऊपर वाली परत आपको दिख रही है, ये ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत है। ये दोनों के दोनों परत किसके हैं बच्चों? लिपिड की परत है। ये दोनों के दोनों लिपिड की परत है। और बीच में आपको कुछ मटेरियल, कुछ काले काले दिखाई दे रहे हैं भाग, ये आपके प्रोटीन होते हैं। और ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर के, ये सब के सब आपके प्रोटीन होते हैं। इसको कहते हैं हम परिधीय प्रोटीन। कहीं पर यहाँ पर डैश करके लिख लेना, परिधीय प्रोटीन। क्या? परिधीय लिख दे यहाँ पर, परिधीय प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको छोटे छोटे कुछ रस्सी जैसी संरचना दिख रही है, धागे जैसी संरचना। इस धागे जैसी संरचना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। या फिर कहीं कहीं पर आपको शर्करा भी दिखाई देगा, कहीं कहीं पर आपको शर्करा भी ये लिखा हुआ दिख जाएगा, कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स। ये आपको कुछ रस्सी जैसी ऐठी संरचना दिखाई दे रही है, ऐठी जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना को हम कहते हैं हाइड्रोफोलिक अल्फा हेलिक्स। हाइड्रोफोलिक अल्फा हेलिक्स। क्लियर है बच्चों? आगे देखिएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बीच बीच में कुछ पीले पीले पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, पीले पीले पदार्थ। ये जो पीला वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं वसा। क्या कहते हैं बच्चों? इसको वसा कहते हैं। ये वसा होता है बीच बीच में। ये आपका हो गया प्रोटीन झिल्ली, कोशिका झिल्ली। सर वो रेशेदार होता है, वो कहाँ रहता है? सर जो रेशेदार होता है वो कहाँ रहता है? विकास जी हम समझ नहीं पाए, अब क्या कह रहे हैं आपका प्रश्न? देखिए, जो लिपिड होता है ना, इसमें दो पॉइंट होते हैं। लिपिड जो होता है, ये बीच बीच में जो धागे जैसी संरचना, रेशे जैसी संरचना जो आप विकास जी कह रहे हैं, रेशे जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। ये रेशेदार संरचना आपको दिखाई देती है बीच बीच में, क्योंकि ये लिपिड से कनेक्टेड रहती है। ये रेशेदार संरचना लिपिड से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। इसी को तो हम लिपिड कहते हैं। और बीच में इसके प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बीच में आपके प्रोटीन पाया जाता है। इसको कहते हैं हम परिधीय प्रोटीन। और छोटे छोटे जो हेयर लाइक दिख रहे हैं आपको, बाल जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको बीच आपको लोग कह सकते हो शर्करा। ठीक है सर, ये पाया कहाँ जाता है? अरे सूर्यांश, ये हमारी कोशिका झिल्ली है पगला। देखो, ये हमारी कोशिका है, ये हमारी केंद्रक है, ठीक है। अब इस कोशिका का हम इतने भाग को अगर हम इसको काटेंगे और काट कर इसका हम स्लाइड बनाएंगे, जूम करेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। किससे?
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसको अगर देखेंगे तो यही संरचना हमें कुछ इस तरह दिखाई देगी। यही संरचना हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है? हेलो गाइस, वेलकम जी शिवम। देखिएगा, ये कोशिका है हमारी। इस कोशिका के इस कोशिका झिल्ली को थोड़ा सा हम काटेंगे और काट कर इसको करेंगे जूम, बहुत ज्यादा जूम करेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये हमें दिखाई कैसे देती है, कुछ इस तरह मॉडल आपको दिखाई देता है। प्रोटीन जो होता है लिपिड की दो परतों के बीच में सैंडविच की भांति धंसी रहती है। यहाँ पर लिखा भी है, प्रोटीन लिपिड की दो परतों के बीच में सैंडविच की तरह धंसी रहती है। क्लियर है? क्लियर है जी? थैंक यू विकास जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। तो बच्चों ये क्लियर है आपको? कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो एक बार क्वेश्चन पूछो जल्दी से। सूर्यांश आगे देखो, वो लेट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम जी, शिवम जी राम राम। आगे देखिएगा आप लोग बच्चों, यहाँ पर जो आपका जो ये दिखाई दे रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करो, उसके बाद हम डाउट क्लियर कर दें। यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्रश्न करो जल्दी से, नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं। तो तरल मोज़ेक मॉडल या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? सिंगर और निकोलसन, दो वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य बच्चों, सबसे पहला कार्य क्या है? सिंगर और निकोलसन ने सबसे पहला कार्य क्या है इसका देखिएगा, यह कोशिका के अंदर क्या है पहला कार्य, यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने और जाने देती है। पहले आपको बताए थे सर, रेशेदार जो प्रोटीन होता है क्या प्रोटीन का एक भाग होता है ना सर? हाँ जी विकास जी, जो रेशेदार होते हैं कुछ कुछ आपको वो हेलिक्स मॉडल में दिखाई देंगे, मतलब थोड़ा सा राउंड शेप में दिखाई देते हैं, वो भी एक प्रोटीन का ही एक भाग होता है। क्योंकि हमारी कोशिका का जो 70% भाग होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है। जबकि आपको अभी बताए हैं कि लिपिड्स और प्रोटीन दोनों की ये मिक्स करके बनी होती है। आए हैं जी, सूर्यांश जी आए हैं। सूर्यांश जी शॉर्ट, मैं ये जो शॉर्ट है ना, सूर्य शॉर्ट, ये है सूर्यांश जी हैं। आगे देखिएगा, इसके कार्य को देख लेते हैं। इसके कार्य को देखना बच्चों, तो प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, सेल मेम्ब्रेन के वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका पहला कार्य है, यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने और जाने देती है। कोशिका के बाहर और बाहर, अंदर और बाहर अणुओं को आने और जाने देती है। आपको बताए थे कि चयनात्मक या वर्णात्मक पारिगम होती है। ठीक है, दूसरा कार्य है, यह कोशिका के निश्चित आकृति बनाए रखती है। अगर आप जरा से दिमाग लगाओ, आप सब लोगों ने देखा होगा बलून, गुब्बारा जरूर देखा होगा। अब बलून के अंदर अगर पानी भर दिया जाए, बलून के अंदर अगर पानी भर दिया जाए तो वो बलून के शेप में आ जाता है, एक राउंड शेप में, गोले शेप में आ जाता है। लेकिन अगर पानी नहीं भरेंगे तो आप जानते हो कि बलून पिचका पिचका दिखाई देता है। तो उस बलून की शेप, आकृति बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? पानी और प्लस उस बलून की बाहरी वाली संरचना। वैसे हमारी कोशिका को जो आकृति और आधार प्रदान करता है, आकृति प्रदान करने का काम हमारी कोशिका झिल्ली करती है। इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? वर्णात्मक पारिगम होती है, अंदर और बाहर अणुओं को आने और जाने देती हैं। नेक्स्ट है यह कोशिका को निश्चित आकृति बनाए रखती है। अगला देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आदान प्रदान। वही अभी आपको बताएं कि कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान यह दो प्रकार से होता है। एक होता है विसरण, दूसरा होता है परासरण। किसके द्वारा बच्चों? विसरण और परासरण द्वारा होता है। विसरण और परासरण द्वारा दो प्रकार से होता है। तो विसरण और परासरण एक बार आपको एक्सप्लेन करते हैं, जरा सा दिमाग लगा के देखना, ध्यान लगा के। जैसे आप कोई लिक्विड लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, हम ले लिए वाटर, लिए बच्चों वाटर ले लिए।
अब आप जानते हो वाटर में, यहाँ पर हम वाटर में कुछ भर दे रहे हैं, ठीक है, वाटर में हम कुछ यहाँ पर भर दे रहे हैं, ठीक, जल भर दें। अब इस वाटर में अगर कोई कलर डालेंगे, कोई रंग डालेंगे, रंग, ठीक है, रंग डालेंगे तो इसके जो रंग है इसमें घुलना चालू हो जाएंगे कि नहीं। जब घुलने की यह प्रक्रिया आती है तो उस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। रंग डालेंगे तो घुलने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण, और ये फैल जाएगा तो हो जाएगा परासरण। घुल जाएगा तो विसरण, फैल जाएगा तो परासरण। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत तो ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जैसे जल लिए और जल में हम थोड़ा सा पानी डाल दिए, पानी में अगर कोई रंग डालेंगे, रंग डालेंगे तो वो रंग धीरे धीरे यहाँ पर मिलना चालू हो जाएगा। जब पूरी तरह से मिल जाएगा तो परासरण, और जब घुल रही अवस्था होती है तो उस अवस्था को कहते हैं हम विसरण और परासरण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखते हैं। विसरण और परासरण, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें अणुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बच्चों? तो विसरण और परासरण के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर। आगे देखिएगा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तो हो गई हमारी। अब आगे देखते हैं कि हमारी कोशिका भित्ति क्या होती है। तो बच्चों, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है हमारी कोशिका में, मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखना, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ये क्लियर है, एग्जैक्ट, ओके। जैसे रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। किसने खोज की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। क्योंकि रॉबर्ट हुक जब गए थे उसको कोशिका को खोज करने, तो उस समय उन्होंने पौधे की छाल देखा था, जिसको हम कार्क कहते हैं। वो कार्क को लेकर आए और उसकी स्लाइड बनाकर जब देखने लगे तो उसमें मधुमक्खी की छत्ते जैसे कुछ संरचना उसमें दिखाई दे रही थी। और मधुमक्खी की जो छत्ते जैसी संरचना उसमें दिखाई दे रही थी, दरअसल वो छत्ते जैसी संरचना जो थी, ये जितनी भी दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, ये प्रत्येक दीवार बनी होती है सेलुलोज। इसकी बच्चों? सेलुलोज की। क्योंकि हमारी कोशिका का कोई भी अगर मृत पदार्थ है तो वो होता है सेलुलोज। सेलुलोज में जीवन नहीं होता है। याद रखना बच्चों, सेलुलोज में जीवन नहीं होता है। कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। अगर इस मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना की हम एक दीवार को देखेंगे, इन दीवारों को देखेंगे, तो ये दीवारें बनी किसकी होती है बच्चों? तो सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है? कोशिकाएं किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति के हम बारे में चर्चा करते हैं। यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली या जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली हमारे, कोशिका भित्ति हमारे जितने भी जंतु हैं उनमें अनुपस्थित रहेगी, लेकिन पादप कोशिका के सबसे बाहरी संरचना होती है। इस कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाएगा बच्चों? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाएगा? कोशिका झिल्ली। ये हम बना दिए, कोशिका झिल्ली बना दिए। अब आप बताओ, क्या कोशिका झिल्ली, प्रश्न है मेरा, ध्यान सुनना और सब लोग आंसर देना, ठीक है? आंसर जरूर देना। क्या कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाएगी या सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाएगी? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाएगी या सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाएगी? प्लीज कमेंट करिएगा। अरे आप 10 बजे तक हमें पढ़ाओगे भैया, हम 10 बजे तक चलाएंगे? थोड़ा सा पढ़ लो ध्यान लगा के, कमेंट कम करो, कमेंट कम करो बच्चों। हाँ ठीक है, सोनू जी ने आंसर दिया है कि सिर्फ पादप में कहे बताए रहे हैं कि सिर्फ पादप में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। फिर से सुन लो एक बार मेरी बात ध्यान से, क्या कोशिका झिल्ली सिर्फ पादप में पाई जाएगी या जंतुओं में भी पाई जाएगी? जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी। सुन लिए? विकास जी बता रहे हैं पादप में, सोनू जी बता रहे हैं पादप में। और कोई है कि जो कि कह रहा है कि कोशिका झिल्ली सिर्फ पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है? और कोई है बच्चों? कमेंट करिए प्लीज। देखिएगा सोनू जी और विकास जी, ये आंसर आपको गलत आ रहा है।
जो कोशिका झिल्ली होती है, यही चीज तो कॉमन होती है, क्योंकि कोशिका का जीवित पदार्थ जो होता है, जीवित मटेरियल कोई होता है तो वो कोशिका झिल्ली होता है। आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, कहाँ गया, कुब्बा कोश कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। यहाँ पर कहीं लिखा होगा, यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। देखिएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, यही आपकी कोशिका झिल्ली है। हाँ, राजेश कुमार सेन जी इसमें बता रहे हैं कि दोनों में पाई जाएगी, वेरी गुड। ये देखिएगा यहाँ पे कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। सिर्फ याद रखना, पादप जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है, वो सिर्फ पादप में पाई जाएगी। कोशिका भित्ति पादप में पाई जाएगी, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाएगी। क्लियर है? आगे देखिएगा, यह सख्त, कौन? कोशिका भित्ति सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है। सख्त, मजबूत, मोटी और सरंध्र होती है, मतलब कि छिद्र युक्त होती है, क्योंकि पदार्थों का आवागमन करना है इसको। कोशिका भित्ति को क्या करना है? पदार्थों का आवागमन करना है, और कोशिका झिल्ली भी आवागमन करती है। और सरंध्र अजीवित संरचना होती है। अभी आपको बताया कि कोशिका भित्ति जो होती है वो अजीवित होती है, मृत होती है। इसीलिए ये जब रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी तब देखे थे कि ये कोशिका कैसी थी? मृत थी, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती थी। क्लियर है? आगे देखिएगा, यह किसकी बनी होती है बच्चों? तो कोशिका भित्ति हमारी सेलुलोज की बनी होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। हाँ जी, ठीक है। आगे देखिएगा, जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज के साथ साथ याद रखना क्या चीज बच्चों? हाँ, क्या बोले विकास जी? हाँ सर, बाहरी भाग से जुड़ा रहता है। हाँ सर, ठीक है। सरंध्र क्या है सर? सरंध्र मतलब होता है छिद्र युक्त बच्चों। सोनू जी, सरंध्र मतलब होता है छिद्र युक्त, मतलब कि वो थोड़ा सा उसमें कुछ पदार्थ जो है आते जाते रहते हैं। कोशिकाओं में हमारे, अगर आप जरा से दिमाग लगाओ कि कोशिका भित्ति में थोड़ा सा छिद्र नहीं रहेगा तो उसमें पदार्थ आएंगे जाएंगे कैसे? तो सरंध्र मतलब क्या होता है? छिद्र युक्त। जैसे आप जानते हो कि कोयला कैसा होता है? सरंध्र युक्त होता है। स्पंज कैसा होता है? सरंध्र युक्त होता है। जैसे आप लोग वो खाए होंगे स्पंजी टाइप में, क्या चीज? आज क्या खाए थे विकास जी? आज क्या खाए थे साज के यहाँ? विकास जी आज साज के यहाँ क्या खाए थे? अरे उसको इडली कैसा होता है? सरंध्र युक्त होता है। पाव कैसा होता है? सरंध्र युक्त होता है, छिद्र युक्त होता है। ठीक है, तो उस सरंध्र का मतलब होता है छिद्र युक्त, उसमें पदार्थों का आवागमन होना अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं, यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। देखिएगा, मध्य भित्ति क्या होती है? तो बच्चों ये देखो, ये जो कोशिका भित्ति है, इन दोनों कोशिकाओं के, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर बनाते हैं। जैसे एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, ठीक है। इन दोनों कोशिका को हम जोड़ रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गए इसके अंदर कोशिका झिल्ली, ये हो गए इसके अंदर कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब आप जरा से बताओ, जरा से दिमाग लगाओ, ये दोनों कोशिकाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी हैं? ये दोनों कोशिकाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी हैं? तो क्या ये मध्य में पाया जा रहा है कि नहीं? तो इस मध्य में पाए जाने वाले को कहते हैं मध्य भित्ति। कहाँ लिखा है यहाँ पर बच्चों? मध्य भित्ति। दोनों कोशिकाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी है बच्चों? तो ये याद रखना, ये इसको कहते हैं हम मध्य भित्ति, ठीक है। मध्य भित्ति द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। क्लियर है? आगे देखिएगा, सर मैंने कोशिका भित्ति सुना था। हाँ, तो कोशिका भित्ति तो है ये। और कोशिका भित्ति मतलब ये मध्य भित्ति जो होता है, इस कोशिका के बीच में, इन दोनों कोशिका के बीच में जो पाया जाता है, इसको कहते हैं मध्य भित्ति या मध्य कोशिका भित्ति। दोनों सही रहेगा, मध्य कोशिका भित्ति या फिर मध्य भित्ति, चाहे जो कह दे। आगे देखिएगा, द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से संपर्क में रहती हैं। जरा से इसका हम चित्र आपको दिखाना चाहेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पर पाया जाता है। अगर कोशिका में हमारे अगर आदान प्रदान होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। जैसे
आपको इसको हम मिटा कर इरेज करके दूसरा हम बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा जब तक थोड़ा सा बड़ा नहीं दिखाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। प्लाज्मोडेस्माटा को हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए जैसे हमारी हम एक पादप कोशिका का चित्र बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा ही पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना इस चित्र को, तब जाकर के आप लोग बना पाओगे। एक सिंपल कोशिका बना रहे हैं। अब इसमें देखिएगा कुछ आपको इस जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। ये देखो हमारी बन रही है कोशिका। ठीक है, सिंपल से क्या बन रही है बच्चों, ये हमारी कोशिका है। ये हमारी कोशिका है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, हमारी कोशिका में कहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि पदार्थों का आवागमन जो होता है ये हमारी कोशिका हो गई। अब कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाएगा। आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार क्लियर कर दो बच्चों, क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जैसे ये हमारी कोशिका है, इसके बगल में एक और कोशिका है, इसके बगल में एक और कोशिका होती है। अब इन दोनों कोशिकाओं में, जैसे यहाँ पर एक सिंपल सी कोशिका बना दे रहे हैं, वैसे इन दोनों कोशिकाओं में जो पदार्थ का आवागमन होता है, पदार्थ का आवागमन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये आप छोटी सा पॉइंट देख रहे हैं, छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, इस भाग को कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा। इसी के द्वारा दो कोशिकाएं आपस में संपर्क में रहती हैं। इसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दो कोशिकाएं आपस में संपर्क में रहती हैं। ये वही यहाँ पे लिखा है कि पादप कोशिकाएं एक दूसरे से, जितने भी पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के से संपर्क में रहती हैं। अगर यही प्लाज्मोडेस्माटा न पाया जाए तो कोशिका वाटर प्रूफ हो जाए। क्या बच्चे बोलो, कि यही प्लाज्मोडेस्माटा न पाया जाए तो कोशिकाएं सारी वाटर प्रूफ हो जाए। क्लियर है, प्लाज्मोडेस्माटा न पाई जाए तो कोशिकाएं वाटर प्रूफ हो सकती हैं, तो फिर सरंध्र युक्त तो नहीं हो सकती। और सरंध्र किसको कहते हैं, इसी छिद्र को हम सरंध्र कहते हैं, छिद्र युक्त कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिएगा हम आगे देखते हैं। कवकों में पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति होती है, कवक में आप जानते हो कि कवक किसे कहते हैं। तो कवक याद रखना बच्चों, सब लोग मशरूम देखे हो, मशरूम सब लोग जो अचार में पड़ जाता है, सफेद सफेद की लेयर पड़ जाती है। अगर अचार खराब हो जाता है तो सफेद सफेद लेयर पड़ जाती है, परत पड़ जाती है। जो सफेद लेयर पड़ती है उस लेयर को हम कहते हैं कवक है। क्या कहते हैं उसको, कवक कहते हैं। और सबसे बड़ी जो कवक होती है उसको हम मशरूम कहते हैं, जिसको आप सब्जी बना करके खाते हो। उनकी कोशिका भित्ति, क्योंकि एक प्रकार से वो भी प्लांट में ही आते हैं, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इसलिए उनको एक अलग ही श्रेणी में रखा गया है। वो ईस्ट या फंजाई कहलाते हैं। ठीक है, वो सभी कवक जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है बच्चों, काइटिन की बनी होती है। तो बोलोगे सर काइटिन क्या होता है, तो याद रखना बच्चों सब लोग, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। क्या बोले कि काइटिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। इसका जो फार्मूला होता है, इन सब का रेशियो यहाँ पर जो याद रखना, जो काइटिन का फार्मूला होता है वो CHO। ये 3 प्रकार के तत्वों से काइटिन मिलकर बना होता है, CHO। अब इसमें जो C की मात्रा होती है थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, H की मात्रा ये भी ज्यादा रहेगी, और ऑक्सीजन की भी मात्रा ज्यादा रहेगी। इसमें जो पदार्थ के कण हैं, इनके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो अणु होते हैं, इसी अणुओं की घटा बढ़ी की वजह से काइटिन का निर्माण होता है। लेकिन इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, 1:2:1। ठीक है, इसी से बनता है ग्लूकोज, इसी से बनता है कार्बोहाइड्रेट, इसी से बनता है सेलुलोज, इसी से बनता है स्टार्च। स्टार्च अर्थात मंड, जो पौधे स्टार्च स्टोर करते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिएगा, तो कवक में पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, नामक रसायन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन नामक रसायन की बनी होती है, एक प्रकार का केमिकल नहीं होता है, वो दरअसल होता क्या है, CHO। आप याद रखना, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है काइटिन। आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। प्लाज्मोडेस्माटा ये है जो कि सभी
दो कोशिकाओं को आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, जोड़े रखने का काम करती हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है? क्लियर। आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे दिमाग में। अगर थोड़ी सी भी डाउट भी होता है मन में तो आप लोग कमेंट तुरंत करिएगा, हम उस कमेंट को जरूर आपको आंसर रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल। कौन है बच्चों? कोशिका भित्ति के कार्य देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन अलग है और सेल वॉल अलग है। वॉल मतलब होता है दीवार, दीवार हमेशा मोटी होती है, मजबूत होती है, और मेम्ब्रेन पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, जब कोशिका झिल्ली की बात आएगी तो उसको कहेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति की बात आएगी तो सेल वॉल। ठीक है, वॉल कहते हैं इसको हम, कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल हमेशा मोटी होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है। आगे देखिएगा कोशिका भित्ति के कार्य में देखेंगे तो यह कोशिका को संरचना प्रदान करता है, लेकिन याद रखना किस कोशिका को संरचना प्रदान करेगा, पादप कोशिका को संरचना प्रदान करता है। अगर सेल वॉल ये कोशिका भित्ति नहीं है तो पादप कोशिका कठोर नहीं हो सकती, वो भी लचीली हो जाएंगी। जैसे सभी जीव जंतु उनके स्किन कैसे होते हैं, बहुत लचीले टाइप में होते हैं, लेकिन पादप कोशिका के अगर तने को अगर सोचो कि लचीला है तो लचीला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है। ठीक है, और ये उनको संरचना प्रदान करने का काम करती है। आगे दूसरा है कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। कोशिका को मजबूती कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, यह सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। सरंध्र होने की वजह से, छिद्रयुक्त होने की वजह से जो भी कोशिका को आवश्यकता होगी जिस पदार्थ की, जैसे जल की आवश्यकता होगी तो इसी छिद्र से, प्लाज्मोडेस्माटा नामक छिद्र से अंदर जाएगा, उसी से बाहर आएगा। ठीक है, छिद्रयुक्त होती है, उसी से अंदर और बाहर जाने का मार्ग देती है। आगे देखने, इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। अगर कोशिका भित्ति थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, जैसे कोई भी पादप कोशिका होती है, पादप होता प्लांट, अब आप जरा सा दिमाग लगाओ, पादप में अगर आप कभी उसको खुरोच दोगे, थोड़ा सा स्क्रैच कर दोगे, तो कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है कि नहीं? पादप कोशिकाएं या फिर पादप का जो शरीर होता है, चाहे तनक ले लो, चाहे डाल का ले लो, चाहे किसी भी भाग का ले लो, अगर वो पादप जीवित है तब उसकी कोशिका भित्ति अपने आप को मरम्मत कर सकती है। ठीक है, अपने आप को सुधार कर सकती है। अगर वो सुधार नहीं कर पाए इसका मतलब पादप कोशिका मर चुकी है। ठीक है, जो सुधार नहीं कर पाएगी वो पादप कोशिका मर चुकी हुई होती है। क्लियर है बच्चों? सर यस सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये एक कोशिका का हम छोटा सा पार्ट लिए हैं, कोशिका का छोटा सा पार्ट लिए हैं। बीच में आपको ये कोशिका केंद्र दिखाई दे रहा है, इसको हम केंद्र को कहते हैं न्यूक्लियस। साइड वाला भाग मिडिल लैमिला होता है, जो कि कोशिका भित्ति की ही पार्ट होता है। मिडिल लैमिला मतलब कोशिका भित्ति का एक पार्ट होता है। प्राइमरी वाल, प्राइमरी मतलब प्राथमिक वाल, प्राइमरी मतलब प्राथमिक वाल या प्राथमिक कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के भी भेद होते हैं, आगे देखना, कोशिका भित्ति के भी भेद होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के भी भेद होते हैं। देखिए हम सिंपल सी एक यहाँ पर कोशिका बना रहे हैं, सिंपल से एक कोशिका बना रहे हैं बच्चों। आप लोग जरा सा समझना कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति कौन सी होती है। अगर हम इस भाग को, इतने भाग को थोड़ा सा जूम करके बनाएंगे तो, कितने भाग को, इतने भाग को जूम करके अगर बनाएंगे तो कैसे दिखाई देगा। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई दे। हम इसी भाग को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, इसी भाग को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं। सबसे बीच में पाया जाएगा कोशिका भित्ति, मध्य कोशिका भित्ति। ठीक है, इसी मध्य कोशिका भित्ति को कहते हैं हम प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है। उसके बाद द्वितीयक कोशिका भित्ति, उसके बाद कौन सी है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। क्लियर है बच्चों? तो प्राथमिक कोशिका भित्ति,
प्राथमिक कोशिका भित्ति मध्य में पाई जाएगी, इसी को हम कहते हैं मध्य कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद है द्वितीयक कोशिका भित्ति। उसके बाद आ जाता है कौन सा, प्लाज्मोडेस्माटा। हमारी कोशिका भित्ति के 3 भाग होते हैं, हमारी कोशिका भित्ति के 3 भाग होते हैं बच्चों, याद रखना। कोशिका भित्ति के 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाली कोशिका का ही भाग है। ये बीच में आपको एक भाग दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। इस भाग को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मेटा, ठीक है। ये वाला है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। जो बीच वाली होती है इसको प्राथमिक कोशिका भित्ति या भी मध्य कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर द्वितीयक कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति शॉर्टकट में लिखे हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है बच्चों। अब बोलोगे सर एक भाग तो नहीं बता रहे हैं आप, ये जो अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को आप नहीं बता रहे हो, ये कौन सी भित्ति है। तो ये बच्चों याद रखना, ये कोशिका भित्ति नहीं है, ये है कोशिका झिल्ली। क्या ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक बार क्लियर हो गया तो आप लोग ओके कर दो, क्लियर हो गया तो ओके कर दो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया तो आगे कर दो, इसको ओके कर दो। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आपका, कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कोशिका की संरचना प्रदान करता है, दूसरा कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, या सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आपस में मतलब कि आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करने के लिए पुनर्जनन की क्षमता होती है। ये अगर बाई चांस डैमेज हो गई एक्सीडेंटली, या फिर कोई इसको जानबूझकर डैमेज कर दिया, तो डैमेज करने के बाद ये अपने आप खुद को सुधार सकती है, मरम्मत कर सकती है अपने आप को। अगर मरम्मत करने की क्षमता किसी में नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो मृत हो गई हैं। जहां पर कोशिका भित्ति में मरम्मत नहीं होगा वहां की कोशिका भित्ति मर चुकी है, या कोशिका भी मर चुकी है, ठीक है। अगर कोशिका जीवित है तो वो अपने आप को मरम्मत कर सकती है। सर नाम बहुत खतरनाक रहता है बायो में। हाँ जी, यहाँ की जो बायो में जितने भी नाम होते हैं वो नाम पर ही तो आधारित है। अगर नाम का ही फंडा चलता है बच्चों। अगर नाम को आप एग्जैक्ट समझ लो, नाम की स्पेलिंग समझ लो, तो याद रखना कि बायो कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे। बायो इतना बेस्ट सिलेबस है, बेस्ट टॉपिक है और बेस्ट सब्जेक्ट है, जिससे आपको प्यार हो जाएगा। लेकिन आप वर्डों के खेल को समझो, जितने शब्द हैं उनके खेल को समझो, तब आपको याद रखना कि बायो से प्यार हो जाएगा। और एक बार बायो समझ में आ गई तो विश्वास करिए वो आपके दिमाग में ऐसे घुसेगी जैसे कि आपको कोई दवा सूट करती है बहुत अच्छे से, कोई दवा आराम करती है बहुत जल्दी से, वैसे ही बायो समझ में तुरंत आएगी, ठीक है। जैसे खाना खाने के बाद आपको तुरंत भूख मिट जाती है, वैसे बायो तुरंत आपको समझ में आएगी। सर कोशिका भित्ति कई लेयर में बनी होती है। हाँ जी सूर्यांश, कोशिका भित्ति कई लेयर में बनी होती है, आपको बताए हैं ना। अभी आप जब बालाजी की बुक देखेंगे, बालाजी या राजीव की बुक देखेंगे, अगर उसमें कोशिका भित्ति का चित्र बनाए होंगे तो उसके 3 भाग आपको दिखाया जाएगा। कोशिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा, 3 भाग ये आपको दिखाए जाएंगे। और यही 3 भाग क्या करते हैं, यही 3 भाग मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। और लास्ट वाले में जो अंदर और बचता है इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तब आप बताइए, फिर कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है एक बार कमेंट करिए प्लीज, एक बार कमेंट करिए आप लोग, अगर कोई दिक्कत हो तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? यस सर, पढ़ने में लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, अगर समझ में आएगा रश्मि जी तो आपको समझ में पूरा आएगा।
ठीक है, समझ में पूरा पूरा आएगा। बस उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हमें समझना ही है। अगर दिमाग में ठान लोगे कोई चीज़, तो क्या कहते हैं ना कि अगर ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है। अगर वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दिमाग सबका एक जैसे रहता है। बस सोचने समझने की क्षमता सबकी अलग होती है। कोई दिमाग, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका दिमाग सिर्फ खेल खिलौने के लिए सोचता है। बड़े बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई के लिए दिमाग लगता है और उनको खेलने के लिए लगता है। लेकिन जो बड़े और बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा एजेड हो जाते हैं, उनका दिमाग पैसे कमाने के लिए लगता है। दिमाग सबके पास होता है, कौन कहाँ पर अपना दिमाग का यूज कर रहा है वो अलग अलग बात है। कहते हैं ना, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। अगर आपको समझना ही है तो किसी न किसी तरह से समझ में आ जाएगा। कहते हैं अगर किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे जो सब्जेक्ट हो, अगर आपको वो सब्जेक्ट थोड़ा सा कमजोर है, सुरेंद्र जी का कह रहे हैं सर कोशिका झिल्ली तो कोशिका भित्ति के अंदर ही होती है। हाँ जी, जो कोशिका झिल्ली होती है कोशिका भित्ति के अंदर होती है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर कोशिका झिल्ली ये बाहर है क्या? नहीं जी, ये बाहर नहीं है, दरअसल ये कोशिका के अंदर ही है। हम आपको कोशिका का एक दीवार बनाए हैं। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपको मध्य वाली दिख रही है, सफेद सफेद वाली लेयर, सफेद वाली जो लेयर है ये मिडिल लैमिला है, अर्थात मध्य कोशिका भित्ति, मिडिल वाला मध्य कोशिका भित्ति। और इसी में पाया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, इसी में पाया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इसमें पाया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। बीच में केंद्रक पाया जा रहा है। अब आप सोचो, क्या ये अंदर वाला भाग, क्या ये वाला भाग कोशिका झिल्ली कहलाएगा कि नहीं? ये वाला भाग कोशिका झिल्ली कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ से एक कोशिका यहाँ से चालू है, एक कोशिका यहाँ से चालू है, इधर यहाँ पे केंद्रक आ जाएगा। एक कोशिका यहाँ से चालू है, यहाँ पे केंद्रक आ जाएगा। एक कोशिका ये नीचे से चालू है, यहाँ पर केंद्रक आ जाएगा। और एक कोशिका ये चालू है, एक यहाँ पर केंद्रक है। ये वाला जो भाग होता है, बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है और इसके अंदर कोशिका झिल्ली होता है। हम यही इतनी सी संरचना यहाँ पर आपको बनाई हुई है। ये देख रहे हो ना कि यहाँ पर एक टांग नीचे आई हुई है, एक टांग नीचे, एक टांग उधर गई है तो एक टांग इधर गई है, एक टांग ऊपर है तो एक टांग ऊपर है। कोशिका झिल्ली कहाँ पर पाई जा रही है? अंदर पाई जा रही है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहाँ पर पाई जा रही है बच्चों? अंदर। ठीक है जी, सोनू जी, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेकर आएंगे वो इसके बाद वाला टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि है हमारा अगला वाला टॉपिक। कौन सा है? कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति हमारा खत्म हो गया है, अब आएगा कोशिका द्रव्य। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना और कमेंट कर देना। ठीक है, ये वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड ही रहेगा, हमारे इसी चैनल पर अपलोड भी रहेगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। जो जिनको बायो में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसको सारा का सारा आंसर जरूर देंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आप खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त से पढ़ते रहिए, दिल और दिमाग दोनों लगाकर। मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत करेंगे बच्चों तो सफलता आपके कदम चूमेगी। विकास जी अरे खाना खा लेंगे भैया, भूख लगी है, भूख भी लगी है यार। आप लोग तो खा करके बढ़िया से उड़िया के पढ़ रहे हो। हमें भी तो भूख लगती है। अभी कितने बज रहे हैं? टाइम देख रहे थे एक बार, टाइम हो रहा है कितना बज रहा है टाइम? 8:47 हो रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। और हम 7:30 बजे से स्टार्ट किए थे क्लास को, 7:30 बजे से क्लास को स्टार्ट किए थे। विकास जी अच्छा लग रहा है, आप तो भाग जाते हो, खाना खा के चले आते हो। इसके बाद कल स्टार्ट करते हैं जी, कल 7:30 बजे फिर से आप लोग फिर से लाइव आएंगे और आप लोग भी लाइव रहना। ठीक है, जिससे कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर होता रहे और आपको समझ में भी आता रहे। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आज के टॉपिक में थोड़ा सा वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं, वन टाइम रिवीजन कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि जो आप लोग भूल भटक रहे हो वो भी आपका कनेक्ट हो जाए एक ही बार में।
एक ही बार में कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। बस आप तो थोड़ा सा वेट करिएगा, बस इसको इरेज कर दें तुरंत। 1 मिनट रिवीजन, और 1 मिनट रिवीजन जो होता है ये आपके बहुत 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 फायदेमंद होता है आपके लिए। 1 मिनट रिवीजन चलते हैं। सर मैथ का भी समय रख दीजिए। विकास जी आपको तो वेट है, आप आइए लाइव चला दें मैथ का भी, मस्त विधिवत। हालांकि मैथ का भी चलेगा, मैथ का भी चलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट किए थे आज? कोशिका का आकार से। कोशिका का आकार, सभी जंतु और पादप इनकी कोशिकाओं की आकृति और आकार अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे लंबी कोशिका, कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, कुछ कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं अर्थात रॉड शेप में होती हैं, कुछ कोशिकाएं डिस्क शेप में होती हैं, ठीक है, अंडाकार होती हैं, लंबाकार होती हैं, स्तंभाकार होती हैं और डिस्क शेप में होती हैं। डिस्क शेप या फिर स्तंभाकार दोनों के दोनों एक ही हैं, ठीक है। इनकी आकृति और आकार इनके कार्य पर निर्भर करता है। बच्चों याद रखना, इनकी आकृति और आकार इनके कार्य पर निर्भर करता है। आपका बायो सुनकर मेरा पेट भर गया और जितना डाउट था अब क्लियर हो गया सर। थैंक यू विकास जी। देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। विभिन्न जीवों में और जंतु और पादप में जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती हैं। इनकी आकृति और आकार जो होता है, प्रकार, ये दोनों के दोनों अलग होते हैं क्योंकि पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं और उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कार्य उनका अलग है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, हरित लौह पाया जाता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। मनुष्य में जितने भी जंतु हैं एनिमल हैं, उन सभी में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकती हैं। इसी कारण हम लोग परपोषी हैं। हम लोग परपोषी मतलब भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन सभी पेड़ पौधे धूप में खड़े होकर बढ़िया से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकते हैं, भोजन के निर्माण खुद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं सूक्ष्मदर्शी होती हैं अर्थात एक कोशिका यूनिसेलुलर होती है, जैसे बैक्टीरिया की कोशिका, अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब की सब कोशिका कैसी होती है? एक कोशिकीय, और उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, अन्य किसी भी यंत्र से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नग्न आंखों से इनको बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, इसलिए उन जीवों को सूक्ष्मदर्शीय जीव कहते हैं, सूक्ष्मदर्शीय कोशिका कहते हैं। कुछ कोशिकाएं होती है नंगी आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से उसको देख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ी कोशिका अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना आकार है उसका? 170 mm, 170 mm से 135 mm तक। mm की बात करेंगे तो 170 mm, और सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 15 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर 18 सेंटीमीटर दिया गया है। 18 सेंटीमीटर भी कुछ होती है छोटी सी, बड़ी। कुछ कोशिकाएं अलग अलग शेप में होती हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है कि सारी कोशिकाएं जो होती है वो छोटी ही रहे, 15 ही सेंटीमीटर रहे। कुछ होती है 17-18 सेंटीमीटर भी होती है। क्लियर है बच्चों? आगे देखना। बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार, सामान्यतः जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनकी किसी भी कोशिका का आकार कितना होता है बच्चों? 2 से 120 माइक्रोन मीटर। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पेड़ पौधे सब के सब बहुकोशिकीय जीव हैं, क्योंकि हम इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। इनकी जो कोशिका होती है, अगर सिंगल सेल निकालेंगे या एक चिमटी थोड़ा सा मांस निकालेंगे, उसमें हजारों कोशिका होती है, उसके एक कोशिका को निकालेंगे, हजारों कोशिकाओं में से एक कोशिका निकालेंगे तो उनका शेप लगभग 2 से 120 माइक्रोन मीटर तक होता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम, अंडाणु, जो कि फीमेल में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बच्चों? शुक्राणु, जो कि मेल में पाई जाती है अर्थात पुरुष में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका लगभग 1 मीटर कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। माप है इसका माप कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर, और लंबाई में 13 सेंटीमीटर, सॉरी मोटाई में इसका 13 सेंटीमीटर होता है और उसको लंबाई होता है कितना बच्चों? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कोशिका के भाग देखें। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। हमारी कोशिका के कितने भाग होते हैं? तो कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला कोशिका प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। 4 नाम है इसके, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा, ठीक है। उसके बाद केंद्रक, दूसरा भाग है केंद्रक। तीसरा भाग होता है कोशिका द्रव्य।
कोशिका के 3 भाग हो गए। ये सब के सब जीवित पदार्थ होते हैं बच्चों, याद रखना, सब के सब जीवित पदार्थ होते हैं। अगर इसमें से ये सब अनुपस्थित हैं, इसका मतलब कोशिका आपकी मृत है। ये अनुपस्थित है तो कोशिकाएं मृत हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, कोशिका झिल्ली की ये क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, इसका एक अलग नाम है, एक्स्ट्रा नाम। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारिगम होती है। वर्णात्मक पारिगम मतलब होता है कुछ को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। कुछ को सेलेक्ट करके जिनको आवश्यकता होगी हम उनको अंदर आने देगी, जिनकी आवश्यकता नहीं होगी तो उनको हम अंदर नहीं आने देंगे। तो कोशिका झिल्ली कुछ ऐसे ही काम करती है। जैसे चाय छन्नी होती है, चाय उसमें उड़ेलते हो तो चाय जो होती है, काली चाय ऊपर रह जाती है, जबकि जो मटेरियल होता है लिक्विड वाला, तरल वाला, वो नीचे चला जाता है ग्लास में। ठीक है, तो हमारी जो चाय छन्नी होती है वो वर्णात्मक पारिगम की जैसे काम करती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, कोशिका के अंदर और बाहर केवल कुछ पदार्थों का अंदर या बाहर आने जाने देती है, बस। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, एक कोशिका इस साइड है, एक कोशिका इस साइड है, इन दोनों के बीच में जो होती है कोशिका झिल्ली होती है। इन दोनों की कोशिका द्रव्य को वो अलग करने का काम करती है। कौन? हमारी कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं, यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। रिपीट कर रहे हैं फिर से, विकास जी, सोनू जी, देख लीजिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है हमारी कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं, 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन, दो वैज्ञानिक थे। सिंगर और निकोलसन ने दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था कोशिका झिल्ली का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर हिंदी में बोलते हैं तो तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था तो कुछ कोशिका झिल्ली इस तरह से दिखाई दे रही थी। ये जो होती है लिपिड की दो परतों के बीच में जो प्रोटीन होता है, लिपिड की दो परतों के बीच में वो प्रोटीन धंसा रहता है। कैसे? सैंडविच की तरह। किस तरह से धंसी रहती है बच्चों? सैंडविच की तरह। सैंडविच आप लोग जानते ही होंगे कि एक परत ऊपर रहती है, एक परत नीचे रहती है, इसके बीच में क्या रहेगा? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन इसी के बीच में धंसी रहती है, किस तरह? सैंडविच की तरह। क्लियर है? आगे देखते हैं, इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। एक ही तो दिल, उसे आप क्लास में जीते ही हो, वीडियो में जीत लेते हो। अरे सूर्यांश, आगे देखो। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है इसका बच्चों? वर्णात्मक परिगम। पहले देखो, बाहर अणुओं को अंदर और बाहर आने और जाने का मार्ग देती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति बनाए रखती है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं है तो सारी कोशिका इधर उधर छितरा जाएंगे, मतलब कि इधर उधर भटक जाएंगे। तो इनको, उन सारी कोशिकांगों के एक में सटाए रखना कौन काम करता है? आपका कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से क्रिया द्वारा होता है। एक विसरण होता है, दूसरा परासरण। ठीक है, विसरण और परासरण। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है। फिर से रिपीट करते हैं, कोशिका भित्ति सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है, सख्त होती है, मजबूत होती है, सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरंध्रयुक्त और अजीवित होती है, मतलब मृत होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति, किसके द्वारा? कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा संपर्क में स्थापित रहती हैं, संपर्क स्थापित करती हैं, फिर संपर्क में रहती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आपको बता दिए हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कोई पदार्थ आता और जाता रहता है। नेक्स्ट है, कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य लास्ट ये है हमारा, उसके बाद ये आपका वीडियो आज का खत्म हो जाएगा, फिर कोशिका द्रव्य कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के कार्य जो है तो याद रखना बच्चों, कोशिका भित्ति के कार्य, देखिए कोशिका को संरचना प्रदान करने का काम करता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं जो होती है वो कठोर होती हैं और कठोरता उन्हें कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। आप पादप के तने को मार करके देखो और किसी जंतु को हाथ से मार करके देखो तो आपको लगेगा कि जंतु का जो चमड़ी होता है, वो स्किन होता है, वो थोड़ा सा मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन अगर पादप को मारोगे तो पादप तुम्हें खुद ही जड़ देगा।
क्यों? क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो कठोर होती है, मजबूत होती है, सख्त होती है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है, तो कोशिका भित्ति जो होती है सख्त होती है, ये कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। अगला है, यह सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। सरंध्र मतलब छिद्रयुक्त होती है, आवश्यकता अनुसार अणुओं को आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करने की व पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। अगर कोशिका जीवित है, पादप कोशिका जीवित है, तो उसमें मरम्मत करने की क्षमता पाई जाएगी। पादप कोशिका मृत है तो मरम्मत करने की क्षमता नहीं पाई जाएगी। क्लियर है एक बार बच्चों? क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा भरपूर, जिससे कि हमारा थोड़ा सा प्रोत्साहन कर रहे, और आप भी हमारे साथ लाइव जरूर बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, लगभग 7:30 बजे उसी टाइम पर मिलेंगे, और आप लोग 7:30 बजे तक लाइव आ जाइएगा। ठीक है, जिससे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कोशिका द्रव्य वाला, इसको हम स्टार्ट कर सके, इस कोशिका द्रव्य को हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहीं से आपका मुख्य पॉइंट चालू होगा बच्चों। अभी तक तो सिर्फ सैंपल उसका टेम्पररी वाला भाग था, क्योंकि जो बेसिक वाला था, बेसिक चल रहा था। अब जब कोशिका द्रव्य आएगा तब इसी में सारे कोशिकांगों के बारे में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे एट 7 o'clock या 7:30। ठीक है।